हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 2024 का पेपर, जिसमें आपका हम आज मैथ का पोर्शन सोल्व करने वाले हैं। तो जो बच्चे सीटेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहला आपको मैं मैथ का पोर्शन कराने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप सभी जानते हैं आपका जो सीटेट का पेपर होता है उसमें 30 नंबर का मैथ आता है, जिसमें 15 नंबर की पैडागोजी और 15 नंबर के मैथ के क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम 30 सवाल सोल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की विशेषता होनी चाहिए। तो जो प्राइमरी लेवल पर गणित होता है उसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपसे ये पूछा है। ऑप्शन है, यह सटीक होनी चाहिए। ऑप्शन बी, यह अस्पष्ट होनी चाहिए ताकि यह विषय में खुलापन जोड़ सके। तो देखिए, ये शब्द जो होते हैं अस्पष्ट और कठोर वगैरह, ये शब्द निगेटिव शब्द होते हैं, तो इनको हमें नेगलेक्ट करना है। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। नंबर 3 ऑप्शन है, बच्चे के दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित किया जाना चाहिए। नंबर 4 है, यह अत्यधिक प्राविधिक होनी चाहिए क्योंकि इससे विद्यार्थियों की गणित में सही संप्रेषण करने में सहायता मिलती है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अत्यधिक प्राविधिक भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, और यहाँ पर सटीक भी नहीं होनी चाहिए एकदम। तो यहाँ पर जो होगी, बच्चे के दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित किया जाना चाहिए, यानी जो बच्चा डेली लाइफ में देखता है उसके उदाहरण देकर आप गणित को सिखाइए। तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। कक्षा 3 के एक विद्यार्थी ने 26 गुणा 5 को इस प्रकार हल किया। तो 26 की गुणा 5 में करनी थी, इस बच्चे ने क्या किया है, 5 छिका 30 और 5 दूनी 10। तो उसने डायरेक्ट गुना कर दी है बिना हासिल लिए। ठीक है। अब इसमें बताना है, निम्नलिखित में से क्या दोहराना इस भ्रांति को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। यानी बच्चे को क्या हमें बताना चाहिए जो वह ये गलती दोबारा ना करे। नंबर ऑप्शन है, एक अंक की एक अंक से गुना, एक अंक की एक अंक से गुना दोहरानी चाहिए, सही हो सकता है एक बार को। नंबर 2, पुनर्समूहीकरण की अवधारणा। ठीक है। नंबर 3, पहाड़ों का प्रत्यय स्मरण। देखिए, जो ये होते हैं प्रत्यय स्मरण या रटवाना, ये शब्द भी निगेटिव वर्ड होते हैं, तो इनको भी हमें छोड़ना है। तो ऑप्शन 3 तो वो रॉन्ग हो जाएगा। एक की संगति, ये भी नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर हो जाएगा पुनर्समूहीकरण की अवधारणा। ठीक है, यानी हासिल वाली जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हमें सिखाना चाहिए बच्चों को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। आपसे पूछा है, एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दोगुनी हो जाती है, वह संख्या क्या होगी। तो ये सवाल जो है मैथ का सवाल है। आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। भाई, उसने बोला एक संख्या में 8 जो जोड़ दिया जाता है, तो मान लो वो संख्या अगर 6 है, अगर मैं 6 में 8 जोड़ता हूँ, क्या ये इसकी डबल हो जाएगी। 6 और 8 कितना होता है, 14 है। क्या 14 6 की डबल है? बिल्कुल नहीं है। 6 का डबल तो 12 होता है ना, तो इसलिए गलत हो जाएगा। अब देखिए, 8 में 8 जोड़कर देखिए क्या कितना हो जाएगा, 16। तो 16 जो है 8 का डबल है, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, 8। आप और भी ऑप्शन चेक कर सकते हो। कैसे, देखिए 12 में कितना जोड़िए, 8। तो जब 12 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 20। तो 20 जो है 12 का डबल नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 16 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। तो 24 जो है 16 का डबल नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो एकदम बी राइट हो जाएगा। ठीक है। तो आप इस ऐसे सवालों को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको ऑप्शन से नहीं करना, मेथड से करना है, तो कैसे करेंगे। मान लो वो संख्या x है। ठीक है। अगर हम x में 8 जोड़ते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है, यानी 2x हो जाएगी। दुगनी का मतलब, अब इसको सोल्व कर लीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। इस x को अगर मैं यहाँ पर ले जाऊँ तो माइनस का x हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 2x माइनस x बराबर 8। 2x में से एक x जाएंगे तो एक x बचेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 8, यानी x की जो वैल्यू आई है वो 8 है। तो वह संख्या क्या है, 8 है। तो आप मेथड से भी कर सकते हैं, अदरवाइज अगर ऑप्शन से आप करना चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे आप उससे कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 34 क्वेश्चन। 1 मिलीमीटर इज द सेम एज, यानी 1 मिलीमीटर किसके बराबर होता है, ये आपसे पूछा है। देखिए, 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये कितने मीटर होते हैं, आपको ये पहले जानना जरूरी है। आप देखिए, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, याद रखिएगा। 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर।
ठीक है। अच्छा, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये भी आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो अब हम इन सब को चाहे आप मीटर में बदल लीजिए या सेंटीमीटर में बदल लीजिए। यहाँ पर लिखा है 0.01 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर को अगर मैं मीटर में बदलता हूँ तो कितना आ जाएगा? 1 मिलीमीटर बराबर, भाई 1 मीटर में कितना है? 1000 मीटर, ठीक है। 1 मीटर में कितना है? 1000 मिलीमीटर। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 मिलीमीटर में कितना होगा, तो 1 मिलीमीटर में कितना हो जाएगा? तो ये 3 जीरो चले जाएंगी इसके नीचे, तो 1/1000 मीटर, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर किसके इक्वल होगा? 1/1000 मीटर के। अच्छा, अब सेंटीमीटर है यहाँ पर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, आपको यहाँ पर दिखा है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? आप कहोगे ये जो 100 है वो 1 के बटे में चला जाएगा, तो 1/100 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में होता है 1/100 मीटर और 1 मिलीमीटर में होता है 1/1000 मीटर। तो अब हम सबको इनको मीटर में चेंज करेंगे, जो भी इनमें सेम हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए 0.01 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 0.01 लिखा है यहाँ पर, तो जब 0.01 में से हम पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आएंगी, ठीक है। और जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? देखिए ध्यान से, 1 सेंटीमीटर में मैंने बताया आपको 1/100 मीटर होता है, तो 1/100 और ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितनी जीरो आ जाएंगी नीचे? 4 जीरो आ जाएंगी, यानी 1/10,000 मीटर। तो लेकिन मैंने बताया आपको 1 मिलीमीटर में तो 1/1000 मीटर होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ पर ये कट कर देता हूँ मैं। दूसरा ऑप्शन देखिए 0.1 सेंटीमीटर लिखा है, तो यहाँ पर 0.1 को जब मैं सोल्व करूँगा तो नीचे आ जाएगा 10, और सेंटीमीटर में यहाँ पर लिख दीजिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए, और 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने 0.01 को ऐसे लिख दिया 1/10, और जिस सेंटीमीटर है उस सेंटीमीटर की जगह में क्या लिख दूंगा? 1/100, तो 1/100 मीटर, तो कितना आ जाएगा टोटल? 1/1000 मीटर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? 1/1000 मीटर, यानी 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1/1000 मीटर, तो 1000 मीटर यही बन गया है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। एक डैश सदैव समबाहुभुज होता है। देखिए समबाहुभुज क्या होता है? सबसे पहले बहुभुज समझिए। बहुभुज मतलब जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों, जैसे आपके सामने मैंने ये फिगर बनाया है, तो इसमें क्या है? बहुत सारी भुजाएं हैं, तो ये क्या कहलाएगा? आपका बहुभुज कहलाएगा या पॉलीगन कहलाएगा। लेकिन सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब जिसमें सारी भुजाएं समान हो, तो जिसमें सारी भुजाएं समान होती है उसको समबाहुभुज कहते हैं। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन तीसरी भुजा इक्वल नहीं होती। मान लीजिए अगर ये ए है और ये भी ए है, तो ये आपकी बी हो जाएगी। तो ये इसने बोला है समबाहुभुज होना चाहिए, समबाहुभुज में तीनों ए होने चाहिए या फिर तीनों बी होने चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। देखिए वर्ग, वर्ग कैसा होता है आपका? जिसमें चारों भुजाएं समान होती हैं, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें चारों भुजाएं समान होती हैं, और बहुभुज भी है क्योंकि 2 से ज़्यादा भुजाएं हैं, तो वर्ग इसका ठीक हो जाएगा। पंचभुज, पंचभुज अब वो कैसा भी हो सकता है भाई, 5 भुजा ऐसे भी बना सकते हो आप, ठीक है, और आप ऐसे भी बना सकते हो इसको। अब जरूरी नहीं है उसमें कितनी लेंथ लेनी है, तो उसने पंचभुज बोला है, तो पंचभुज कैसा भी बन सकता है। व्रत, व्रत में तो कोई भी भुजा नहीं होती, व्रत तो सर्किल होता है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 वर्ग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36। त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। त्रिभुज की विशेषता होती है कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से आरंभिक संख्या अवधारणा के बनने से संबंधित है? यानी निम्न में से कौन सा जो आरंभिक संख्या कॉन्सेप्ट है आपको बच्चों को सिखाना है, शुरुआती जो कॉन्सेप्ट होता है संख्या के बारे में, वो क्या है? एक की संगति, पदानुक्रमिक समावेशन, मूलभूत संक्रियाएं।
देखिए इनको अगर मैं इंग्लिश में देखूं ऊपर को, तो इसमें एक की संगति का मतलब 1 to 1 करस्पोंडेंस, यानी एक का रिलेशन दूसरे के साथ। और पदानुक्रमिक समावेशन का मतलब होता है हियरर्चिकल इंक्लूजन। और मूलभूत संक्रियाएं का मतलब होता है बेसिक ऑपरेशंस। तो अगर बच्चों को बेसिक ऑपरेशन आते हैं, यानी जोड़ना, घटाना और एक की संगति, या एक की संगति मतलब जैसे अगर मैं जोड़ता हूँ x और प्लस के 2, तो क्या ये जुड़ जाएंगे आपस में? नहीं जुड़ सकते। लेकिन अगर मैंने लिखा x प्लस के 2x, तो हाँ ये जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये समान है, एक जैसे गुण में है। ये 2x और ये 1x, तो 3x हो जाएंगे। तो एक की संगति का मतलब होता है सेम संख्या को सेम संख्या में जोड़ना। जैसे मैं आपसे पूछने लगूँ एक आम प्लस 5 केले, तो कितने आम के बराबर होंगे? तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे कि एक आम में 5 केले थोड़ी ना जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ एक आम में अगर मैं 5 आम जोड़ता हूँ तो कितने हो जाएंगे? आप कहोगे सर 6 आम हो जाएंगे। तो यही तो है एक की संगति, यानी एक जैसे संख्याओं में एक जैसी संख्याओं को जोड़ना या घटाना एक ही की संगति कहलाती है। तो अगर बच्चों को एक ही की संगति पता हो, मूलभूत संक्रियाएं आती हो, जोड़ना घटाना, तो उनको हम कॉन्सेप्ट संख्याओं के बारे में अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए और सी दोनों, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पर लिखा है गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सबसे उपयुक्त है? देखिए गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए, यानी बच्चों में कॉग्निटिव डेवलप करना है। ऑप्शन है संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों को सुगम्य बनाने के शिक्षक के विचारपूर्ण प्रयासों से उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा मिल सकता है। ऑप्शन बी है यह बच्चों में गणितीय समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नहीं है। लेकिन प्रभावी नहीं है, यहाँ पर देखिए नहीं शब्द आ गए तो गलत हो जाएगा। संज्ञानात्मक संघर्ष से बचना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। संज्ञानात्मक विकास बच्चों में बहुत जरूरी होता है। तो इसका ऑप्शन ए ही बचा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। तो यानी इसमें पूछा है सही विकल्प चुने, बी और सी नहीं है, ए और सी, इसमें सी नहीं है, ए हो जाएगा, केवल ए ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, केवल सी भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, आपको सी टेट में ज़्यादा देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। जब शिक्षिका यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उस टेस्ट के उद्देश्यों एवं कसौटी को पूरा करते हैं, तो मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया गया है? तो ये इसको बोलते हैं हम विश्वसनीयता, यानी रिलेबिलिटी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि टेस्ट अगर हम कोई बना रहे हैं उसके उद्देश्य और कसौटी को पूरा कर रहा है, तो उसको बोलते हैं विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 क्वेश्चन। 25,454 प्राप्त करने के लिए 9909, 9099 और 900 के योग में से क्या घटाना होगा? तो ऐसे सवाल भी सी टेट में पूछे जाते हैं। इनको करना बहुत आसान होता है, बस आपको जोड़ना घटाना आना चाहिए। देखिए उसने बोला है हमें क्या प्राप्त करना है? 25,454, लेकिन हमें इन तीनों को जोड़ना है। अगर इसका योग इनसे ज़्यादा बैठ गया तो उसमें से क्या घटाएं कि 25,454 आ जाए। तो सबसे पहले इनको जोड़िए। तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 909 और 9099 और 9009। तो देखिए 999 कितना हो जाएगा आपका? यह आपका हो जाएगा 9 से 27, यानी कि हासिल को 2, 0 और 9, यानी 2 और 9 आ जाएगा आपका 11, 11 को 1 का, हासिल को 1, 1 और 9 10, 10 को 0, हासिल को 1, और 9 या 27, 27 और 1 28। आपका जो इनका योग आया है वो आया है 28,017, लेकिन उसने बोला है 25,454 बनाना है। तो इसमें क्या घटाना होगा? तो इसी को संख्या को घटा दीजिए तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। 28,017 में से 25,454 को घटाना है, बस और कुछ नहीं करना। 7 में से 4 गएंगे 3,
तो यानी जिसके लास्ट में 3 आ रहा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसके लास्ट में 6 है तो ये नहीं होगा, इसके लास्ट में 5 है नहीं होगा, इसके लास्ट में 6 है नहीं होगा, इसके लास्ट में 3 है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पूरा भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप यूनिट डिजिट से भी निकाल सकते हो। और आगे अगर सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो भाई। 11 में से 5 गए तो 6 बचेगा, और यहाँ पर 9 बच गए, 9 में से 4 गए 5 बचेगा, और 8 में से 5 गए 3। तो राइट आंसर बनेगा आपका 3563, सॉरी 8 में से नहीं 7 में से 5 गए 2, यानी 2563, जो कि ऑप्शन 4 में है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए 41 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें 3 ऑप्शन गलत हैं, एक सही है, उसको बताना है। एक अभाज्य संख्या है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक ना तो भाज्य में आता हो ना ही अभाज्य में आता। एक भाज्य संख्या है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। एक दोनों है, भाज्य और अभाज्य नहीं। एक ना तो अभाज्य और ना ही भाज्य है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, सबसे छोटी अगर मैं आपसे पूछूं भाज्य संख्या कौन है या अभाज्य संख्या, काफ़ी बार पूछा जाता है। सबसे छोटी अभाज्य, तो याद रखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और सबसे छोटी अगर भाज्य की बात करते हैं तो वो जाएगी आपकी 4। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक ना तो अभाज्य में आता हो ना ही भाज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, एक सीरीज दी गई है, नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को देखिए। 1, 8, 27, 64, 125। उसके बाद आपको 2 खाली स्थान दिए गए हैं, उसमें बताना है अगले 2 पद क्या होंगे, यानी इन खाली स्थानों में क्या आएगा आपको फिल करना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक पैटर्न बनना है। अगर आपको दिख रहा हो ध्यान से, एक को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 की क्यूब, और 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की क्यूब, और 3 को क्या 27 को क्या लिख सकता हूँ 3 की क्यूब, और 64 को लिख सकता हूँ मैं 4 की क्यूब, और 125 को लिख सकता हूँ 5 की क्यूब। यानी क्या हो रहा है, संख्याओं का बढ़ता क्रम हो रहा है और उनका क्यूब होता जा रहा है। तो नेक्स्ट क्या आएगा आपका 6 आएगा, और 6 की क्यूब आएगा। उससे अगला क्या आएगा 7 आएगा, और 7 की भी क्यूब आएगा। तो आप 6 की क्यूब को यहाँ पर जब देखेंगे खोल करके तो 216 होता है, और 7 की क्यूब होती है 343। तो जो भी आपको 216 और 343 मिलेंगे वही आपका करेक्ट हो जाएगा। 256 और 289 नहीं होगा। 216 तो है लेकिन 343 नहीं है, तो गलत हो जाएगा। 256 गलत हो जाएगा, 216 और 343 ये करेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्यूब और स्क्वायर भी अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। यानी ऐसा कथन बताना है जो गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने सबसे कम उपयुक्त है। तो जो सबसे कम वैल्यू रखता है इसमें वो बताना है। देखिए, असफलता का अर्थ यह नहीं होता कि विद्यार्थी गणित नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छी बात है गणित के क्षेत्र में कि असफलता का अर्थ ये नहीं है कि विद्यार्थी गणित नहीं कर सकते, असफलता से ही बच्चा सीखता है। तो ये तो एकदम करेक्ट हो जाएगा, मतलब प्रबल कथन हो जाएगा। सभी गणित सीख सकते हैं, ये ऐसा नहीं है कि सभी गणित सीख सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स गणित नहीं सीख सकते। तो ये सबसे कम उपयुक्त लग रहा है। इसमें गणित अधिगम जेंडर विशिष्ट नहीं होता, ये बिल्कुल गणित के संबंध में सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल लड़के ही गणित सीख सकते हैं, लड़कियां नहीं सीख सकती, लड़कियां भी सीख सकती हैं। ठीक है, तो गणित जो है जेंडर विशिष्ट नहीं होता, कोई भी सीख सकता है। अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह गणितीय विचारों को विकसित करने में बाधा डालता है। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन जो है बिल्कुल खराब दिया गया है, मतलब कथन जो है इसकी सबसे कम वैल्यू है। सभी गणित सीख सकते हैं, ये भी जेंडर को विशिष्टता को, सभी गणित सीख सकते हैं, ये भी आपको जेंडर विरोध कर रहा है, यानी आपका प्रबल कथन हो जाएगा। जो ऑप्शन 4 है वो ये बोल रहा है कि अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह गणितीय विचारों को विकसित करने में बाधा डालता है। तो ये आपका जो ऑप्शन है सबसे कम क्वालिटी का ऑप्शन है, तो यही आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। इसमें दिया है आपको एक मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला सवाल है कि 25.3 गुना 5 माइनस 35 डिवाइड बाई 5 माइनस 3 गुना 18.5 का मान बताइए। तो आपको इसमें क्या करना है, बोडामास का नियम याद होना चाहिए आपको। तो बोडामास का नियम कहता है, सबसे पहले आप ब्रैकेट हल कीजिए। बोडामास अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए
सीटेट का गणित ऐसा नहीं है कि हाई फाई लेवल का आएगा, बहुत ही आसान लेवल का गणित आता है। जो आपने 1 से लेकर 5वीं तक या 1 से लेकर 6वीं तक मैथ पढ़ा है वही आपका मैथ इसमें पूछा जाता है और इससे अलावा नहीं पूछा जाता है। तो देखिए गुणा भाग तो सबने पढ़े ही हैं, लेकिन थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हमें गुणा भाग में देखना है, सबसे पहले किसको सोल्व करना होगा, तो देखिए सबसे पहले बी का मतलब ब्रैकेट, तो ब्रैकेट से हो जाएंगे आपके जो भी ब्रैकेट होते हैं, छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मझला ब्रैकेट और उसके बाद सबसे बड़ा ब्रैकेट, ये हल करेंगे। उसके बाद ओ का मतलब हो जाएगा ऑफ, जहाँ पर ऑफ का मतलब होता है का, तो जहाँ भी का शब्द दिखाएगा हम का को हल करेंगे। इसके बाद डी का मतलब होता है डिवाइड, तो इसके बाद हम भाग करेंगे। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, उसके बाद गुणा करेंगे। ए का मतलब होता है ऐड, उसके बाद जोड़ करेंगे। और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्ट यानी माइनस करेंगे। तो याद रखिएगा जोड़ गुना भाग गुना में सबसे पहले क्या करते हैं भाग, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद माइनस। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, भाग करना है। तो मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ। तो सबसे पहले भाग कीजिए, तो भाग कहाँ पर है 35 भाग 5, तो कितना जाएगा 5 7 35, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 7, चिन्ह आपका जो 35 के आगे है वही आएगा। उसके बाद देखिए गुना करेंगे, तो 5 की गुना करिए 25.3 में, 5 या 15 हासिल को 1 पॉइंट यहाँ पर लगेगा, 5 पंजे 25, 25 और 1 26 हासिल को 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, इसका मान आ गया 126.5, इसका मान आ गया -7। अब देखिए इसमें गुना कीजिए माइनस के 3 पंजे 15 पॉइंट लगा लीजिए, 3 18 थे 54 और 1 55, इसका मान आ जाएगा 55.5। तो देखिए अब ये दो वैल्यू माइनस की हैं और एक वैल्यू प्लस की है, तो इन दोनों को आप एक साथ जोड़ लीजिए। तो जब इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो इतना आएगा 126.5 माइनस, इसको ऐड कीजिए भाई 0.5 है तो 0.5 एज इट इज रहेगा। और जब साथ में 5 जोड़ेंगे तो 12 हासिल को 1 और 5 और 1 6, इसको अब घटाना है। 5 में से 5 गए 0 पॉइंट एज इट इज, 6 में से 2 गए आपके 4 बचेंगे और 12 में से 6 गए 6 बचेंगे, यानी 64 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन किस में है 64, तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP पॉलिसी जो होती है 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का आकलन डैश को शामिल करता है। तो जो शिक्षार्थियों का आकलन है वो किस किस आयाम को शामिल करता है NEP के अनुसार, संज्ञानात्मक और भौतिक आयाम। केवल संज्ञानात्मक और भौतिक आयाम से ही हम विद्यार्थियों का आकलन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोज्ञानात्मक आयाम, संज्ञानात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक आयाम, भौतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम। देखिए इसमें जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चों का संज्ञानात्मक विकास भी देखना होता है, बच्चों का सामाजिक विकास भी देखना होता है और बच्चों का आध्यात्मिक विकास भी देखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन। किसी स्थान O से आरंभ करके एक मेंढक 3 कदम और एक खरगोश 7 कदम की छलांग लगाते हैं, निम्न में से किस कदम पर वे दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है, ऐसे क्वेश्चन बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं, लेकिन ये आसान सवाल होते हैं, इनको देखिए कैसे करते हैं। जब भी आपके सामने ऐसा आ जाए कि एक मेंढक है, एक खरगोश है या कोई जोकर है, कोई आदमी है, उनके 3 कदम और उनके 7 कदम की छलांग लगा रहे हैं, या किसी भी यहाँ पर कुछ चेंज करके दे और यहाँ पर चेंज करके दे, तो आप क्या कीजिएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, 3 की और 7 की, कितना जाएगा आपका 21। ठीक है, अब जो सा भी ऑप्शन आपका 21 से डिवाइड हो जाए पूरा वही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, जो भी आपको यहाँ पर दिया है 3 और 7 इन दोनों की गुना करनी है और इस गुना से इन ऑप्शनों को डिवाइड लगा करके देखिए, जो सा भी आपका ऑप्शन पूरा कट जाए वही आपका क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं हम डिवाइड लगा करके किससे कटता है। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले किससे काटे, 7 से काटे, 7 के 21 और यहाँ पर काटेंगे 7 चौक 28, बचेंगे कितने 6 और 7 नम 63। अब ये बच गया 49/3, 49 3 से पूरा डिवाइड नहीं होगा तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखिए 3 से काट कर देखिए, 3 से नहीं कटेगी ऊपर वाली, 7 से देखिए काट के 7 पंजे 35, हाँ 7 के 21, 7 पंजे 35, बचेंगे कितने 2, 21 हो जाएगा, 7 से 21। देखिए 53/3, 53 3 से पूरा नहीं कटेगा तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए 378/21, 3 से काट के देखिए, पहले 7 से काट लीजिए, 7 से 21, 7 पंजे 35, बचे 2 और 7 चौक 28। अब 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, बचेंगे कितने
2 और 3 अट्ठे 24 यानी 18 पूरा पूरा आ गया। तो इसका मतलब पूरा पूरा कट गया, तो राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगर आपको इसको भी चेक करना है तो चेक कीजिए, 354/21 है, तो 7 से काटे, 7 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3 और 3 एकम 3 बचेंगे इतने 2, 3 अट्ठे 24। अब 118 7 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो इसलिए राइट नहीं होगा। आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन्हीं से ऑप्शनों को काट करके देख लीजिए, जो सा भी ऑप्शन आपका कट जाए वही आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 2 सही 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। तो इम्पोर्टेंट सवाल है आपका, एक कोणों से जरूर एक सवाल बनता है। देखिए समकोण में कितनी डिग्री होती है आप सभी जानते हैं, एक समकोण में 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, एक समकोण में कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री। अगर मैं आपसे पूछूं 2 समकोण में कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 2 की गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसी टाइप से पूछा है आपसे 2 सही 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या। तो पहले आपको इसको पूरा पूरा सोल्व कर लीजिए। 2 सही 2/3 का मतलब क्या है भाई, 3 की गुना 2 में कीजिए और फिर इसमें ऐड कीजिए। तो 3 दूनी 6, 6 और 2 8, तो टोटल हो गया 8/3 समकोण। तो 8/3 समकोण में अगर मैं आपसे पूछूं कितने डिग्री होंगे, तो आप कहोगे सर 8/3 की किस में गुना कर देंगे, 90 में गुना कर देंगे। तो 8/3 की गुना कीजिए 90 में, तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 और 8 तिया 24, यानी पूरा आ जाएगा 240। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा 240। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किसकी लागत सबसे कम है। ऑप्शन है 750 रुपये प्रत्येक पैकेट वाले 75 पैकेट, ऑप्शन बी 750 प्रत्येक पैकेट वाले 750 पैकेट, या 750 प्रत्येक वस्तु वाली 7.5 दर्जन वस्तुएं, या 7.5 प्रत्येक वस्तु वाली 75 दर्जन वस्तुएं। तो ऐसे सवालों को करने से पहले आप एक बात मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं एक पैकेट या एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु अगर आपकी 10 रुपये की आ रही है, तो मुझे बताइए ऐसी ही 5 वस्तुएं कितने रुपए की आएंगी। तो आप कहोगे सिंपल है बहुत, कि 5 की सर गुना कर देंगे 10 में, कितना आ जाएगा टोटल 50 रुपये। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला है कि उसने बोला है 750 रुपये का एक पैकेट है, प्रत्येक का मतलब एक पैकेट, तो ऐसे ही 75 पैकेट की कीमत बताइए। तो अगर 750 रुपये का एक पैकेट है, तो 75 पैकेट का मूल्य कितना हो जाएगा, इनकी 75 की गुना हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा उसको निकालिए मत, आप ऐसे ही रहने दो इसको पहला। ठीक है, पहले सबकी गुना हम चेक कर लेंगे, जिसकी भी गुना सबसे कम आएगी वो उसे ही हम सही आंसर बोल देंगे, क्योंकि उसने बोला है कि इसकी लागत सबसे कम है, तो हमें सबसे छोटी गुना देखनी है, तो वही आपका करेक्ट हो जाएगा। अब उसने बोला नेक्स्ट में 7.5 रुपये प्रत्येक पैकेट वाले, यानी एक पैकेट की कीमत कितनी है 7.5 रुपया। ऐसे ही 750 पैकेट हैं, तो 750 की गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आएंगी। अब इसमें 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म, 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म, तो इसमें जो बनेगा कितना आएगा 75 गुना 75। अब देखिए एक जगह तो है 750 गुना 75, एक जगह है 75 गुना 75, तो किसकी गुना कम आएगी, आप कहोगे सर बी वाले की गुना कम आएगी। अच्छा तीसरा देख लेंगे, 750 रुपये प्रत्येक वस्तु वाली, यानी एक वस्तु कितने रुपए की है 750 रुपये की। ऐसी ही 7.5 दर्जन वस्तुएं बतानी है, तो एक दर्जन में कितनी वस्तु होती हैं, आप कहोगे सर 12 वस्तुएं, तो मैं कहूँ 2 दर्जन में कितनी होंगी, आप कहें 24, 3 दर्जन में कितनी होंगी, तो आप कहोगे 36। तो इसी प्रकार 7.5 दर्जन में कितनी होंगी, तो 7.5 की कर देंगे 12 में गुना। ठीक है, ये तो आ गए वस्तुएं, लेकिन एक वस्तु का मूल्य कितना है 750, तो 750 की और गुना हो जाएगी। तो देखिए कितना आ जाएगा, 75 में से पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा नीचे, और पूरा पूरा काटे 0 से 0 ख़त्म, तो कितना आ जाएगा 75 गुना 75 गुना 12। तो इसकी गुना ज़्यादा हो जाएगी, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। अभी तक सबसे कम जो है हमारा ऑप्शन बी चल रहा है, तो जो सबसे कम होगा हम उसे ही आंसर देंगे। नेक्स्ट है हमारा 750 रुपये प्रत्येक वस्तु वाली, यानी एक वस्तु की कीमत कितनी है स्टूडेंट्स, एक वस्तु की कीमत है 7.5 रुपये गुना
75 दर्जन वस्तुएं, तो 75 और दर्जन को हटाएंगे तो 12 आएगा। अब इसमें देखिए पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो आएंगी, 1 जीरो से गया 1 जीरो। अब यहाँ पर देखिए 75 गुना 75 गुना 12 और बटे 10 है, तो इसकी भी गुना बहुत ज़्यादा बैठ जाएगी। तो सबसे जो छोटी गुना हमारी आएगी वो आएगी 75 गुना 75 की। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगर वो आपसे पूछता कि सबसे ज़्यादा लागत किसकी होगी, तो जो सबसे बड़ी गुना होती है उसको ही हम करेक्ट देते। ठीक है, तो ये मेथड होता है इन सवालों को करने का। ये सीटेट का बहुत ही बेहतरीन सवाल है और हर बार पूछा जाता है। ठीक है, आपको ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लेना, एक सवाल जरूर मिलेगा आपको इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 भारत का ज्ञान के बारे में बात करती है, निम्नलिखित में से क्या इसमें सम्मिलित नहीं है। तो आपको बताना है जो NEP 2020 है, जो भारत का ज्ञान के बारे में उसने बात कही है, वो ऐसा कथन बताना है जो उसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन है आधुनिक भारत के प्रति प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान, तो ये बात कही है, तो ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन देखिए बी, विभिन्न विषयों जैसे गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, कृषि इत्यादि के हिस्से के रूप में, आदिवासी ज्ञान, अधिगम के स्वदेशी और पारंपरिक तरीके, तो ये भी बात कही है। ऑप्शन सी, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में विभिन्न राज्यों का दौरा, तो ये भी बात कही है। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं, तो कभी भी परीक्षाओं के जरिए हम विद्यार्थियों का आकलन नहीं कर सकते। तो जब भी आपको ऐसे ऑप्शन मिले कि विद्यार्थियों का आकलन परीक्षाओं के जरिए, तो ये इनको रोंग कर दिया करें, ये निगेटिव वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो सीटेट को पास करने के लिए आपको बहुत सारे थोड़े से निगेटिव वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे, जिनको आप ऑप्शन को काट सकते हो। ठीक है, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल। तो सीटेट क्लियर करना है तो आपको ये सब निगेटिव वर्ड्स पता होने चाहिए। जो भी अगर कठोर दंड की बात हो रही है वो निगेटिव हो जाएगा, बच्चों को रट्टाफिकेशन की बात हो रही है तो वो निगेटिव हो जाएगा, और ज़बरदस्ती याद करना या पीटना या बाहर निकाल देना, ये सब निगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो इन सब को आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ऐसे ही नेगलेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा के शिक्षार्थियों में इकाई, दहाई और सैकड़े के संबंध के बारे में अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं डीन्स ब्लॉक, मुद्रा, गिनतारा, स्थानीय मानचार्ट। अब देखिए ये क्या चीज़ें हैं। उसने बोला है एक शुरुआती कक्षा है, यानी 1 to 3 के बच्चे हैं, उनको इकाई, दहाई, सैकड़े के बारे में बताना है। तो कौन सा जो मॉडल है वो सबसे कम यूज़फुल होगा। तो देखिए मुद्रा के माध्यम से हम बच्चों को इकाई, दहाई, सैकड़ा बता सकते हैं, रुपये को जोड़ करके कि एक में रुपये में एक जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 2 बनेगा। इस टाइप से स्थानीय मानचार्ट से भी हम इकाई, दहाई, सैकड़ा बता सकते हैं। और गिनतारा तो इकाई, दहाई, सैकड़ा के लिए ही बना होता है। जो डीन्स ब्लॉक होता है वो इकाई, दहाई, सैकड़ा के लिए नहीं होता। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, ब्रज के पास अपनी पसंद की जमीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार था। वह सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा लेना चाहता था। निम्नलिखित में से उसे किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसकी जमीन का क्षेत्रफल अधिकतम हो। तो देखिए ब्रज है कोई व्यक्ति, उसको अपनी पसंद का जो जमीन घेरनी है, उसके पास 100 मीटर का तार था कि केवल वह 100 मीटर का तार से ही अपनी ज़मीन घेर सकता है। उसे ज़मीन का सबसे बड़ा टुकड़ा लेना है, उसे बताना है वह किस माप का टुकड़ा ले कि ज़मीन का क्षेत्रफल ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्षेत्रफल टोटल कितना करना है हमें, ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए इनमें अगर जिसकी भी गुना सबसे ज़्यादा आ जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। 15 की गुना 35 में करिए, 15 पंजे 75 हासिल हो 7, 15 या 45, 45 और 7 52, तो इसकी गुना करने पर आएगी 525। 30 की गुना 20 में करिए, 3 दूनी 6 और डबल 0 यानी 600। 25 की गुना 25 में करिए, 25 का स्क्वायर होता है 625। और 5 की गुना 45 में करिए, 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22। तो सबसे ज़्यादा कौन सा वैल्यू आई है, तो आप कहोगे सर 625 सबसे ज़्यादा आई है। तो किस ऑप्शन से आई है, तीसरे ऑप्शन से, तो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगर उसने बोला न्यूनतम तो सबसे कम वाली वैल्यू हम आंसर देते हैं कि 225, लेकिन उसने बोला सबसे अधिक क्षेत्रफल पूछा है, तो अधिकतम के लिए हम क्या करेंगे, गुना करके देख लेंगे और जो भी सबसे ज़्यादा आएगा उसको हम राइट बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 क्वेश्चन। गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है।
ऑप्शन है ऐसा बहुत बार होता है कि एक समस्या का समाधान करने के कई तरीके हों, बिल्कुल सही बात है। ऐसा कई बार होता है कि एक सवाल को करने के कई मेथड हो सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यह बच्चे के अधिगम में बाधा डालता है क्योंकि यह भ्रम की अगुवाई करता है। देखिए जो कॉन्सेप्ट है विभिन्न प्रकार के तरीके कि एक सवाल को करने के विभिन्न प्रकार के तरीके बच्चों के अधिगम में बाधा डालता है, नहीं बच्चों के अधिगम में आसानी डालता है और यह भ्रम को भी दूर करता है। इसने बोला है भ्रम की अगुवाई करता है, तो यही आपका जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसने बोला है सत्य नहीं है, तो मतलब ये करेक्ट गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं ऑप्शन कि इस तरह के विकल्प प्रस्तुत करने से बच्चों को उस उपागम का अन्वेषण करने उपयोग करने का अवसर मिलेगा जो उनके लिए सबसे स्वाभाविक और आसान हो। इस प्रकार के मॉडल से आप बच्चों के कई प्रकार के तरीकों से सवाल को हल करने के मेथड सिखा सकते हो, जिससे बच्चा जो है अपने आप को कॉन्फिडेंस फील करेगा। और नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, यह स्कूली गणित को एक ही सही उत्तर होने की परंपरा से मुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं कि केवल एक ही परंपरा के तरीके से पढ़ाते रहते हैं बच्चों को और रटवाते रहते हैं, तो ये सब जो है बच्चों में नए नए तरीके खोजने की प्रवृत्ति पैदा करेगा, जिससे यह परंपरा मुक्त हो जाएगी। तो बिल्कुल हो जाएगी, सत्य बात है। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन 2 गलत कहा गया है, इसलिए राइट हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखिए 53 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है? तो सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा कथन है ये बताना है। गणित की लैब जरूरी है क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करती है, बिल्कुल सही बात है। उसने बोला चार्ट्स गणित की कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री है, सही बात है। शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग गणित की कक्षा में विद्यार्थियों के अभ्यास का समय व्यय कर देता है, ये गलत बात कही गई है कि शिक्षण अधिगम का प्रयोग जो है विद्यार्थियों अभ्यास का समय व्यय कर देता है, बल्कि समय को बचाता है। नेक्स्ट है विद्यार्थी गणित की कक्षा में पहेलियों में आनंद नहीं लेते, ऐसा नहीं है, विद्यार्थी जो है पहेलियों में आनंद भी लेते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर जो सबसे अधिक उपयुक्त आंसर बनेगा इन दोनों में, तो ये बन जाएगा ऑप्शन पहला कि गणित में की लैब जरूरी है क्योंकि यह बच्चों को क्रियाशील गतिविधियों यानी एक्टिविटीज़ का करने का अवसर प्रदान करती है। तो जब भी ऐसे ऑप्शन मिले कि बच्चों को क्रिया गतिविधि करवाएं, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होते हैं, आप इन्हीं को टिक करके आइएगा। नेक्स्ट देखिए 54 क्वेश्चन, ये ऐसे सवाल तो सीटेट के फेवरेट सवाल होते हैं, हर बार पूछे जाते हैं कि 7.5 किलो नमक से 1/12 नमक के कितने पैकेट बनेंगे, या आपसे पूछ लेगा 1/8 में कितने 1/2 बनेंगे, ऐसे भी पूछ सकता है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए आपको क्या करना होता है? भाग लगाना होता है, सिंपल वाला। देखिए 7.5 किलो का नमक है, आपको एक सही 1/1 किलो के नमक के पैकेट बनाने हैं। अगर मैं आपसे पूछूँ 8 किलो नमक है, ठीक है, आपको 2 किलो के एक पैकेट बनाना है, 2 किलो वाला पैकेट, तो कितने पैकेट बनेंगे? आप कहोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, इन दोनों को डिवाइड लगा दो कि 2 चौके 8 के 4 पैकेट बनेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर कॉन्सेप्ट काम करेगा। आपके पास इतना नमक है 7.5 किलो और एक पैकेट की मात्रा है 1 से 1/12, तो आप क्या करिएगा? इन दोनों को भाग लगा देंगे। देखिए कैसे, 7.5 को सही करके लिखिए, 2 7 14 और 1 15, 15/2, ठीक है। इसको लिखिए 1/12, 1/12, इसको हमें भाग करना है। अब ध्यान रखिएगा जब भी हम भाग का चिन्ह बदलते हैं तो ये जो है ये पलट जाता है, तो क्या होगा? 15/2 और भाग के चिन्ह को हम गुना में बदलेंगे तो ये पलट जाएगा 12/1। इसको सही लिखिए, 2 छिक्का 12 और 15 की 6 में गुना होगी तो 15 छिक्का 90। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 4 90, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल करने का मेथड क्या है, आप दोनों को भाग लगा कर देख लो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। देखिए कक्षा 2 में एक विद्यार्थी है, उसने क्या किया है? कक्षा 2 में 182 - 67 को लिखवाना है। इसको हल करवाते समय एक अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि हमें 7 को 2 में से घटाना है, ठीक है, 7 को 2 में से घटाना है और 2 छोटा है 7 से, बिल्कुल छोटा है, इसलिए हमें 8 से एक उधार लेना पड़ेगा, यानी इससे एक हासिल लेना पड़ेगा, वो ये बोल रही है, ठीक है। अच्छा, तब हम 12 में से 7 को घटा सकते हैं। अब उसने एक हासिल ले लिया तो 2 कितना बन जाएगा? 12, तो 12 में से फिर 7 को घटा सकते हैं, बिल्कुल। एक बच्चे ने अध्यापिका से पूछा, अब बच्चा जो है एक सवाल करता है मैडम से कि मैडम हम 8 से उधार क्यों ले रहे हैं, एक उधार लेना अच्छा नहीं होता, है ना।
कि आर्ट से हम उधार क्यों ले रहे हैं। उधार लेना तो अच्छा नहीं होता। इस परिस्थिति में अध्यापिका को क्या करना चाहिए, अब अध्यापिका को क्या जवाब देना चाहिए बच्चे को। तो अगर आपके सामने ऐसी कंडीशन बनेगी तो आप क्या जवाब दोगे। ऑप्शन है आपके सामने, अध्यापिका को बच्चे को डांट कर बैठा देना चाहिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये ऐसे जब भी आपको डांटने धमकाने वाले ऑप्शन मिले तो इनको तुरंत गलत कर देना, कभी भी बच्चों को डांटना नहीं चाहिए। ऑप्शन 2 है, अध्यापिका को उधार शब्द को बदलकर पुनर्समूहीकरण का उपयोग करना चाहिए और पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया दिखानी चाहिए। बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि उधार शब्द से बच्चा कुछ गलत सोचेगा कि उधार लेना तो गलत बात है, तो उससे जो है इफेक्ट पड़ता है बच्चे की मानसिकता पर। तो हम क्या करेंगे, उधार शब्द को बदलकर पुनर्समूहीकरण यानी रीअरेंजमेंट जो है उसको बोलेंगे, और ऐसा करना उसको जो है पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया दिखाएगा। और क्या है, अध्यापिका को बच्चे को कहना चाहिए कि घटाओ की कलन विधि सीखने पर ध्यान दे, कि घटा की कलन विधि सीखने पर ध्यान दो, इन आलतू फालतू क्वेश्चनों पर ध्यान मत दो। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, बच्चे को उसका जवाब देना जरूरी है। अध्यापिका को बच्चे के प्रश्न को नज़रअंदाज करके अपना काम जारी रखना चाहिए, ऐसा भी नहीं है नज़रअंदाज नहीं कर सकते आप, उसका आंसर देना जरूरी हो जाएगा आपके लिए। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 2। तो आप जो है सीटेट में अपने आप को एक टीचर मान के चलिए और अपने आप ही ऑप्शन को जस्टिफाई कीजिए कि अगर हम ऐसे टीचर होंगे तो हम क्या करेंगे और क्या नहीं, तो अपने आप ही सवाल का जवाब मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 56। यामिनी ने एक पासा 10 बार उछाला, यानी एक पासा जो लीडो का पासा होता है, आप सब ने देखा होगा, ठीक है, ये ऐसे पासा होता है, उसको 10 बार उछाला और उसे निम्न परिणाम प्राप्त हुए। पहली बार 5 आया, उसके बाद 3, फिर 6 आया, फिर 6, 1, 4, 5, 3, 3, 2, यानी 10 परिणामों में आपके सामने ये रिजल्ट आते हैं। तो आपसे पूछा गया निम्नलिखित संख्याओं में से उसे अधिकतम बार कौन सी संख्या प्राप्त हुई। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ है। देखिए 5 केवल 2 बार आया है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। 3 कितनी बार आया है, 1, 2, 3, तो 3 कितनी बार आया, 3 बार, और 5 कितनी बार आया, 2 बार। 6 कितनी बार आया, 1, 2, तो 6 भी कितनी बार आया, 2 बार। 1 कितनी बार आया, केवल 1 बार, और 4 कितनी बार आया, केवल 1 बार, और 2 कितनी बार आया, केवल 1 बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है इधर, 3 बार आया है, कौन, 3। तो 3 बार सबसे ज्यादा कौन आया है, 3, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 3। तो ये ऑप्शन, तो ये सवाल देखते ही हो जाते हैं, आप चाहे देख लीजिए कि 6 सबसे ज्यादा, 3 सबसे ज्यादा बार है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली गणित में इबारती सवालों के लिए सही है। तो जो बच्चों के लिए इबारती सवाल होते हैं इनमें कौन सा सही है। इबारती सवाल उन अभ्यास को संदर्भित करते हैं जहां बच्चा परिस्थिति को एक ऐसा औपचारिक रूप देता है कि जिससे गणितीय तकनीक को लागू किया जा सके। ऑप्शन 2, इबारती सवाल गणितीय निर्देशन के उदाहरण नहीं लेते, ऐसा नहीं है। इबारती सवाल गणितीय उदाहरण को लेते हैं। इबारती सवाल केवल माध्यमिक कक्षाओं में महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसा नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इबारती सवाल गणित में कार्य विधिक ज्ञान पर अधिक केंद्रित होते हैं, ज़्यादा काम नहीं करवाते बच्चों से, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 58। पार्सल भेजने की दरें नीचे दी गई हैं। किसी को अगर पार्सल भेजना है तो उसका जो रेट है वो नीचे दिया गया है। पार्सल का भार 50 ग्राम या उससे कम होगा तो 15 रुपये। पार्सल का भार प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 7 रुपये। मीना अपनी सहेली चारू को पार्सल भेजना चाहती है जो कि दिल्ली में है। पार्सल का भार 350 ग्राम है। दरों को देखकर पार्सल भेजने की सही राशि का चुनाव कीजिए। देखिए सबसे पहले समझिए क्या दिया गया है। एक पार्सल है, यदि उसका भार 50 ग्राम है या उससे कम है, यानी 50 ग्राम हो या उससे कम हो तो पार्सल जो है 15 रुपये लगेगा, ठीक है उसका। लेकिन अगर पार्सल का भार जो है अतिरिक्त भार है प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए, कि अगर 50 ग्राम से अधिक है 15 ग्राम या 50 ग्राम से अधिक 50 ग्राम है तो हर 50 ग्राम पर कितना रुपये लगेगा, 7 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। समझिए, मान लीजिए अगर 100 ग्राम का कोई पार्सल है और 50 ग्राम पर तो उसको 15 रुपये लग रहे हैं,
ठीक है। तो 50 ग्राम से कितना फालतू है ये, आप कहोगे सर 50 ग्राम फालतू है। उसने बोला है हर एक 50 ग्राम के लिए उसको 7 रुपये चुकाने पड़ेंगे, तो यहाँ पर 7 रुपये आप जोड़ देंगे, यानी 22 रुपये उसका टोटल खर्चा हो जाएगा इस टाइप से। अब आपके जो सामने क्वेश्चन है वो ध्यान से देखिए। पार्सल का भार है 350 ग्राम, तो सबसे पहले इसमें से 50 ग्राम को हटा दीजिए, क्योंकि 50 ग्राम से अतिरिक्त वाले के लिए हम अलग रेट लगाएंगे। तो 50 ग्राम हटा देंगे तो कितना बचेगा, 300। देखिए शुरुआती 50 के लिए कितना रुपये लग गया, 15 रुपये लग गया, ठीक है। इस 15 रुपये को तो हमने दे दिया। अब जो 50 से ऊपर वाला बाहर है उसके लिए हर एक 50 ग्राम के लिए 7 रुपये लगेगा। अब 300 रुपये में कितनी बार 50 आएगा, आप कहोगे सर 6 बार 50 आएगा, है ना भाई। 50 कितना जाएगा, 6। तो आप कहोगे सर 6 की गुना 7 में कर देंगे, तो 6 गुना 7 यानी 6 सत्ते 42 रुपये हमें एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो 15 रुपये तो हमने पहले दिए और 42 रुपये अब एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, और हासिल को कुछ नहीं, 4 और 1 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 57। एक बार और ध्यान से समझिए। उसने बोला है 50 ग्राम का यदि पार्सल है या उससे कम का पार्सल है तो 15 रुपये लगेंगे, लेकिन अगर 50 ग्राम से एक्स्ट्रा 50 ग्राम है कोई भी, तो हर 50 ग्राम के लिए 7 रुपये देने पड़ेंगे। अब उसके पास 350 रुपये का 350 ग्राम का एक पार्सल है, तो 350 ग्राम में पहले 50 ग्राम के लिए तो 15 रुपये लागू कर दिए उसने। अब जो बचे हुए 300 ग्राम हैं, हर 50 ग्राम पर 7 रुपये लगते हैं, तो बताइए कितने बार सब 50 लगेंगे इसमें। तो आप कहोगे सर 6 बार 50 ग्राम लगा, तो एक 50 ग्राम पर 7 रुपये है, तो 6 बार 50 ग्राम पर 6 सत्ते 42 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। 15 रुपये हमने पहले दिए, 42 अब दिए, तो टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 57 रुपये, जो कि आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 59। प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन के परिचय के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है। यानी जो आंकड़ों का प्रबंधन होता है उसके लिए सबसे उपयुक्त क्या चीज़ होता है प्राइमरी लेवल पर। विद्यार्थियों को बस और ट्रेन के समय की समय सारणियों को पढ़ने के लिए कहना। जो आंकड़े होते हैं यानी डाटा होता है, बच्चों को टेबल्स देखने के लिए बोलेंगे कि ट्रेन की समय सारणी को देखिए, उससे बच्चा जो है डाटा कलेक्ट कर सकता है, बिल्कुल सही हो सकता है। कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, उनका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि पर आंकड़े एकत्र करना और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछना, ये सबसे बेस्ट एक्टिविटी है कि बच्चों को उन्हीं के द्वारा क्रिया कराई जाए। बच्चों से उनकी लंबाई पूछी जाए, उनका पसंदीदा खाना, रंग पूछे जाए, कार्टून पूछे जाए और उनको हम आंकड़ों के रूप में इकट्ठा करें। कि मान लीजिए हमने एक टेबल बनाई कि यहाँ पर हमने लिखा, ऐसे हमने टेबल बना दी, ठीक है। ऐसे ये आंकड़े होते हैं डाटा। कि मान लीजिए अगर मैं कोई फल की बात, फल का हमें डाटा एकत्र करना है, तो यहाँ पर अगर मैं पूछ रहे बच्चे के सेब किस किस को पसंद है, तो टोटल पसंद करने वाले बच्चे कितने आए आपके सामने, मान लीजिए 5 बच्चे टोटल पसंद करने वाले आए। और अगर मैं पूछूं केला किस किस को पसंद है, तो मान लीजिए उसमें 7 बच्चों ने हाथ उठाया। और अगर मैं पूछूं आम किस किस को पसंद है, तो उसमें 10 बच्चों ने हाथ उठाया। और अगर मैं पूछूं लीची किस किस को पसंद है, तो उसमें 5 बच्चों ने हाथ उठाया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो है आम को पसंद करते हैं। तो बच्चों को भी हम सिखा सकते हैं डाटा कलेक्ट करके, तो बच्चे इससे आसानी से सीख सकते हैं। तो ये आपका सबसे बेस्ट तरीका हो जाएगा आंकड़ों को सिखाने का। नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 60। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं सबसे कम रूप से प्रासंगिक हैं। यानी जो सबसे कम रूप से प्रासंगिक है वो बताना है। सूत्रों को याद करना, पैटर्न या प्रतिमानों का उपयोग करना, दृश्यीकरण, संबंध स्थापित करना और निरूपण। देखिए सूत्रों को याद करना कोई जरूरी नहीं है, बच्चों को रटवाया जाता है इससे, तो ये आपका सबसे कम उपयुक्त हो जाएगा। पैटर्न का उपयोग करना यानी प्रतिमानों को उसको उदाहरण दे देकर समझाइए। दृश्यीकरण आप उसको सामने उसको सिद्ध करवाइए या संबंध स्थापित कराइए, एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूले से निकलवाइए, तो ये आपका सही हो जाएंगे। लेकिन सूत्रों को याद करना इसमें आपका गलत हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने साथियों को भी शेयर कर दें जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।